हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से कनिष्क की उपलब्धियाँ क्या रही थी इसके विषय में चर्चा करूँगी। कनिष्क के विषय में यदि हम बात करें तो कनिष्क कुषाण काल का सबसे महान और वीर शासकों में से एक था। वह एक महान विजेता और बौद्ध धर्म का संरक्षण भी था। इस तरह वह विजेता के रूप से चंद्रगुप्त मौर्य की तरह महान और धार्मिक कार्यों के क्षेत्र में अशोक की तरह महान था। कुषाणों के विषय में यदि बात की जाए तो ये विदेशी आक्रमणकारी थे जो मौर्य काल के पश्चात भारत आए थे। चीन साहित्य से हमें कुषाणों के विषय में जानकारी मिलती है। पार्थियों के पश्चात कुषाण भारत आए थे जो युची और तोखारी भी कहलाते थे। युची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में विभक्त था और कुषाण इन्हीं कुलों में से एक था। युची कबीला के चीन से 165 ईसा पूर्व में खदेड़ दिया गया था। वे उत्तरी मध्य एशिया के हरित मैदानों के खानाबदोश लोग थे और चीन के पड़ोस में रहते थे। शकों को हराकर कुषाणों ने बैक्ट्रिया और उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और वहां से शकों को भी भगा दिया था। कनिष्क के विषय में जब भी हम बात करते हैं तो जो प्रथम शासक रहे थे कुषाण वंश के, उसकी यहाँ पे चर्चा मैं आप लोगों से पहले करना चाहूंगी। कैडफिसिस प्रथम ने युची के 5 कुलों को एक साथ मिलाया था और उन पर शासन करना प्रारंभ किया था। कुषाण राजाओं और भारत के शासकों में कनिष्क जो है वो सबसे विख्यात शासक कुषाणों में रहा था और विम खाडफिसिस से उसका क्या संबंध था यह ठीक से आज तक ज्ञात नहीं हो पाया है, परंतु विद्वानों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह विम कैडफिसिस का उत्तराधिकारी था। उसके शासनकाल के विषय में विवाद है, परंतु अधिकतर इतिहासकारों द्वारा 78 ईस्वी जो है वह कनिष्क के शासनकाल का प्रारंभ माना गया है। इसी 78 ईस्वी को हम शक संवत के नाम से भी जानते हैं, जिसे भारत सरकार के द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है। कुषाण राजाओं कनिष्क के विषय में जो स्रोत हैं जहां से हमें इनके विषय में जानकारी मिलती है वह मुद्राएं हैं, अभिलेख और चीनी ग्रंथ हैं। स्वर्ण मुद्राएं मुख्यतः सिंधु के पश्चिम में पाई गई हैं, पर उन अभिलेखों में न केवल पश्चिमोत्तर भारत और सिंधु में ही नहीं बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी में भी जो हम कह सकते हैं जितने हमें स्रोत प्राप्त होते हैं वो इन क्षेत्रों से भी मिलते हैं। यदि हम साहित्यिक स्रोतों के विषय में बात करें तो उसमें राज तरंगिणी और साथ ही साथ जो तारानाथ की रचना रही है उससे भी हमें कनिष्क के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कनिष्क के शासनकाल के विषय में यदि हम स्रोत के विषय में और अधिक बात करें तो इसमें हम यह देखते हैं कि जो सिक्के हैं रिलेटेड कनिष्क के शासनकाल से वो गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, रांची, पटना, वैशाली, राजगीर, सुल्तानगंज और बंगाल से भी मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगी इस विषय में कि मथुरा जो है वो भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी रही थी और पेशावर में जो है कनिष्क का एक मठ और विशाल स्तूप की जानकारी भी जो है इसके विषय में भी हमें जानकारी मिलती है। बीएन पुरी नामक जो इतिहासकार है उनका यह कहना है कनिष्क के संदर्भ में कि अनदर माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द कुशान्स बिगिंस विद द एडवेंट ऑफ कनिष्क टू पावर। इससे यहाँ ये पता चल सकता है कि कनिष्क जो है उसका शासनकाल कुषाण वंश के शासकों में कितना महत्वपूर्ण रहा था। अब यहाँ पे यदि हम बात करना प्रारंभ करें कनिष्क की उपलब्धियों के विषय में तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों से जो उसका सैन्य अभियान रहा था और किस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य को भारत में स्थापित किया था इसके विषय में सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करूंगी। और जब हम साम्राज्य विस्तार के विषय में बात करते हैं तो उसमें कश्मीर सबसे पहले आता है। कनिष्क ने अपने प्रारंभिक शासनकाल में कश्मीर पर आक्रमण कर कश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया था। उसे कश्मीर की ओर विशेष आकर्षण रहा था और उसने कश्मीर में एक नगर की भी स्थापना की थी जिसे हम कनिष्कपुर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर उसने चौथी बौद्ध संगति भी बुलवाई थी जिसके सभापति वसुमित्र रहे थे और उपसभापति अश्वघोष थे।
यदि हम कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के विषय में बात करते हैं तो उसमें मगध भी महत्वपूर्ण है और चीनी तथा तिब्बती लेखकों के वर्णन से हमें यह ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को इस आक्रमण में परास्त किया था। हर्जाने के रूप में वह अश्वघोष, जो एक बौद्ध दार्शनिक और लेखक था, और बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा पाकर ही संतुष्ट हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म का समर्थक रहा था और इस वजह से इसका जो झुकाव है वह इस ओर रहा था। और यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट और आपको यहाँ याद रखना है कि जो अश्वघोष है इसके विषय में, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन वो एग्जाम में होते हैं कि जो अश्वघोष है वो किसका समकालीन रहा था और मगध के साम्राज्य के विस्तार के समय में जो है किस बौद्ध भिक्षु को या जो दार्शनिक को वो अपने साथ में ले गया था अपने राजधानी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम पार्थिया से युद्ध के विषय में बात करें तो चीनी स्रोत से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि कनिष्क और पार्थिया के शासक के मध्य युद्ध हुआ था। पार्थिया के शासक दो कारणों से जो है इस युद्ध में शामिल हुआ था, जिसमें कि पहला कारण रहा था बैक्ट्रिया, क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था, और दूसरा एरियाना जो प्रदेश था उस पर पहले पार्थिया का अधिकार रहा था। कनिष्क ने पार्थिया के शासक को परास्त किया था और संभवतः कोसरोइस खुशारा पार्थिया का उस समय में शासक रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें चीन से युद्ध के विषय में तो इसमें हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह यह है कि कुषाण वंश के समकालीन जो चीन में राजवंश रहा था वो हान वंश का था। चीनी साहित्य के अनुसार कनिष्क ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु चीनी सम्राट हो ती के यहाँ अपना एक दूत भेजा था, जिसने चीनी राजकुमारी से विवाह करने की बात कही थी और देवपुत्र की उपाधि भी ग्रहण कर ली थी। होती के सेनापति पान चाओ ने इसे अपने शासक का अपमान समझा और कुषाण दूत को बंदी बना लिया था। कनिष्क 70,000 अश्वारोहियों के साथ चीन की ओर अग्रसर हुआ था, परंतु वह अपने अभियान में सफल नहीं हुआ था। ह्वेनसांग के अनुसार कनिष्क खोतान, कशगर और यरकंद तक विजय प्राप्त करने में सफलता पाई थी, परंतु चीनी अभियान का विद्वानों के बीच जो है वो मतभेद रहा है। यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं, एक तो ये कि हान वंश का शासन जो है ये चीन में रहा था, और दूसरा कि जो है इस युद्ध में कनिष्क को विजय हासिल हुई थी या पराजय। तो यहाँ पे ये क्लियरली इसके विषय में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और थर्डली कि यहाँ जो खोतान, कशगर और यारकंद इन क्षेत्रों पर जो है कनिष्क के द्वारा उस समय में जो है विजय प्राप्त हासिल हुई थी। यदि हम कनिष्क और रोम साम्राज्य के संबंध के विषय में बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि कनिष्क तथा रोम साम्राज्य के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध रहे थे। यहाँ पे इसका कारण ये भी बताया जाता है कि क्योंकि रोम जो था वह भी पार्थिया का शत्रु रहा था, पार्थिया दोनों का ही शत्रु था, अतः कुषाण साम्राज्य व रोम के संबंधों में दृढ़ता या हम कह सकते हैं संबंधों में मजबूती उत्पन्न हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के दरबार में दूत भी भेजा था। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि कनिष्क के साम्राज्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही थी कि रोम साम्राज्य के साथ में भी इसके संबंध जो है वो बेहतर रहे थे। यदि हम कनिष्क के अधीन साम्राज्य विस्तार के विषय में बात करें तो कनिष्क का चीनी तुर्किस्तान के यारकंद, खोतान व कशगर पर अधिकार रहा था। कनिष्क का अधिकार अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के गंधार, कश्मीर, सिंध और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिमी भारत पर भी अधिकार रहा था, और पेशावर जो है वो उसकी राजधानी रही थी। कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के विषय में हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये बहुत बड़ा साम्राज्य जो है वो विस्तृत रूप से स्थापित हो पाया था, जिसमें कि अभी के जो है हम देख सकते हैं कि कश्मीर से लेकर के उड़ीसा तक और मध्य प्रदेश तक जो है इसका पूरा का पूरा जो शासन है वो स्थापित हो गया था।
पेशावर इसकी राजधानी रही थी और जो चीन का जो क्षेत्र रहा था उसमें भी यारकंद, खोतान और काशगर ये भी इसके अधीन रहा था। और साम्राज्य विस्तार के विषय में जब हम कनिष्क की बात करते हैं तो इसकी जानकारी हमें, क्योंकि सिक्के जो है वो सभी जितनी भी क्षेत्रों की यहाँ पे चर्चा की गई है, अधिकांश इन क्षेत्रों से सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे कि उसके साम्राज्य विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी के साथ अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से कनिष्क के शासनकाल की जो उपलब्धियां रही थी अन्य, उसके विषय में चर्चा करूंगी। इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। थैंक यू। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।